अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आप लोग सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी अल्लाह का करम है सर। बस मैं चाहता हूँ हम ज़रा 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ आपके और साथी अगर आ जाएं तो ठीक है। वरना फिर आज की हम मीटिंग का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर सर। तो मेरे बहुत जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आपको आ रही है सबको? जी सर आ वालेकुम रही है। सलाम जी। आ रही है। सलाम जी सर आ रही। चलें। वालेकुम सलाम सर जी, आवाज क्लियर है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम डायस्मेनोरिया के ऊपर बात करेंगे आपके साथ। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में पाठक रेपर्टरी अपने पास रखें, और ताकि हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे लेक्चर के आखिर में। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा।
जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये आ रही है। जी जी सर आ रही। अच्छा, इन स्लाइड्स के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कॉमन रेमेडीज को डिस्कस करूंगा और फिर बाकायदा हम रेपर्टरी से भी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि हमारा जो इंसाइट है अबाउट डायस्मेनोरिया वो और ज़्यादा ब्रॉड हो सके और हमें इस बात का पता चले कि इस तरह के केसेस में जो है वो रेपर्टरी का रोल क्या होता है। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक प्रैक्टिशनर जो है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, उसके पास मेडिसिन का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो कभी ऑफ हैंड भी प्रेस्क्राइब कर सके। ये ना हो कि वो हर केस में रेपर्टरी का मोहताज हो। नो डाउट रेपर्टरी का अपना एक रोल है और रेपर्टरी हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देती है। बहुत ज़्यादा केसेस में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इल्म हमारे पास नहीं होता किसी डिजीज़ का या किसी एक्सप्रेशन का, तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी रेमेडीज मिलती हैं, नो डाउट हेल्पफुल है। लेकिन सिंपल केसेस में जहाँ पर आपके करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हों, वहाँ पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कम अज कम अपनी जो रोजमर्रा मेडिसिन हैं उसका इल्म अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त आपके पास रेपर्टरी हो या आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास रेपर्टरी ना हो, तो वहां क्या करना होता है। तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप नेश रीडर से नक्सोमी का पढ़ेंगे तो उसका आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला। तो उन्होंने बताया कि तमाम जो केसेस हमारे पास आते हैं वो दो तरह के केसेस होते हैं। एक में जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होते हैं तो वहां पर आप प्रिस्क्राइब करें रेमेडी, और एक केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर नहीं होते, फिर आपको उसको हंट करना पड़ता है। उनका जो मतलब था वहां पर वो था रेपर्टरी को देखना पड़ता। ठीक है, तो आपका जो जो रोजमर्रा की मेडिसिन्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी वाकफियत होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो द फर्स्ट रेमेडी इन डायस्मेनोरिया वो ये है कि फीवरिश एंजाइटी होगी विद फीवर ऑफ डेथ। अ ग्रेट एंजाइटी is the great grand characteristic of this remedy. Very severe anxiety. You will see, you will see here the storm of anxiety, a terrible anxiety in aconitum nepilus. Severe pain which increases with the flow. The more profuse the flow, the greater the suffering. And we have this symptom in many other remedies. But अगर आप मेरे इन तीन सिम्टम्स को आपस में कंजॉइन करके देखेंगे, देन आप एकोनाइट नेपलस की पिक्चर देखेंगे। फीवरिश एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, severe pain, pain increases with the flow। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जूं जूं फ्लो स्टेब्लिश हो जाए पेन को कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। पेन इंक्रीजेस विद द फ्लो, द मोर परफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। वेरी इंटरेस्टिंग totality of aconitum napillus for treating dysmenorrhea. And our next remedy is apis mellifica। ये भी हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ही कॉमन रेमेडी है।
severe labor-like pains which are bearing down in character, stinging pain in ovaries, inflammation of right ovary. स्टिंगिंग पेन्स होते हैं ओवरीज में, स्पेशली राइट ओवरी के ऊपर इसकी बड़ी कमांड है इस रेमेडी की। अगर आप देखें कि डंग मारने जैसे दर्द हैं, स्टिंगिंग पेन्स हैं, तो वहां पर इस रेमेडी को आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत टेरिबल किस्म के पेन्स होते हैं। बहुत ये जो कंडीशन है डायस्मेनोरिया की, ये बहुत ही जबरदस्त मेडिकल इमरजेंसी है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि इन पेशेंट्स को लोग जाकर के जो है वो पेन किलर इंजेक्शंस लगवाते हैं। बाज़ ख़वातीन तो इसके लिए डिक्लोफेनिक सोडियम का इस्तेमाल करती हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये बड़ा ही टेरिबल कंडीशन है, और इसको टैकल करके आप पेशेंट्स का फेथ हासिल कर सकते हैं, उनका फेथ बनेगा होम्योपैथी पर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। याद रखें, अगर आप एक्यूट केसेस में वंडरफुल रिजल्ट्स देने लग जाएं, तो फिर याद रखिएगा कि आपके क्लिनिक्स में पेशेंट का रश भी लगेगा, आपकी प्रैक्टिस एक्सपेंड भी होगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कमांड अपनी बेहतर करें एक्यूट केसेस के ऊपर, बिकॉज एक्यूट केस के अंदर पेशेंट आपको सेकंड चांस नहीं देता है, और वो केसेस एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उनको पेन किलर्स मिल जाते हैं, वक्ती तौर पर कुछ उनको फायदे हो जाते हैं। तो वो एक मिथ डेवलप कर लेते हैं माइंड में कि होम्योपैथी स्लो ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी इज नॉट फॉर इमरजेंसीज, होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज का तो अच्छा ट्रीटमेंट है लेकिन अक्यूट डिजीजेस को ट्रीट नहीं कर सकता। ये एक मिथ है, इरोनियस मिसकंसेप्शन है अबाउट होम्योपैथी। Homeopathy can treat any acute emergency within few minutes if your remedy is correct according to the sign and symptoms. So my dear friends, इसी चीज को जहन में रखते हुए मैंने आपके साथ एक्यूट के ऊपर एक सीरीज का आगाज किया, जिसका आज आप लेक्चर ले रहे हैं, जो कि आई थिंक ये 10th लेक्चर है। तो एपस मेलिफिका एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पेन है वो स्टिंगिंग है। आपको पता है ये हनी बी से मेडिसिन बनी हुई है। हनी बी, अगर किसी को कभी स्टिंग हुआ है हनी बी का, तो वो उसका एक्सपीरियंस जानते होंगे कि वहां पर बर्निंग होगी, वहां पर स्वेलिंग होगी, ठीक है, वहां पर स्टिंगिंग सेंसेशन होगा। तो इसी तरह का स्टिंगिंग सेंसेशन जो है, स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन जो है, वो राइट ओवरी में होगा पेशेंट के। The third remedy is belladonna. Very marvelous acute remedy, but if symptoms correspond, the pain is very intense, very terrible pain, very sudden start of this pain, and patient feel amelioration when sitting erect. The pace is very important of this remedy. The pace is pain comes suddenly and cease suddenly. Very interesting. And the another very interesting concomitant of dysmenorrhea is the discharge of blood, whatever the quantity is. अगर ये स्कैंटी है
या ब्लीडिंग हो रही है, वट एवर द क्वांटिटी इज, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फील्स हॉट. This is a beautiful and very uncommon characteristic symptom of belladonna. And my dear friends, the next remedy is bromium. Bromium has membranous dysmenorrhea. पेशेंट को जो फ्लो होता है उसमें छिछड़े से इस तरह के खारिज होते हैं, श्रेड्स खारिज होते हैं. पेशेंट बोलता है छिछड़े से निकल रहे हैं ब्लड के साथ. ये मेम्ब्रेनियस डायस्मेनोरिया कहलाएगा, जिसमें पेन बहुत शदीद होता है और इसमें बहुत ज्यादा स्पाजम्स क्रिएट करने की सलाहियत है इस रेमेडीज में. अ टेरिबल स्पाजम्स वुड बी देयर, but the great concomitant which you will see in this remedy is a wonderful concomitant, is loud discharge of flatus from vagina. So my dear friends, you know very well this symptom is written in Allen's keynotes but not clear. This is the remedy of physometra, loud discharge of flatus from the vagina. ये सिम्टम लिखा हुआ है एलन की नोट में, but not clear. The clarity is here that कि ये जो फ्लैटस वेजाना से पास हो रही है ब्रोमियम की, ये उन पेशेंट्स में होती है जिनको डायस्मेनोरिया हो या ड्यूरिंग डायस्मेनोरिया. ये शर्त है, इट इज अ कंडीशन टू प्रेस्क्राइब दिस रेमेडी. आप इस सिम्टम को अच्छे से जहन में रखिए, बिकॉज इफ यू सी योर रेपर्टरी, you have so many remedies there which address this symptom of isometra, flatus from vagina. But my dear friends, if your patient has dysmenorrhea, then it would be your sure short remedy. And the next remedy is calophyllum. Very important remedy, and it is my favorite remedy in my day-to-day practice. Spasmodic pain in uterus, it creates spasmodic pain, a terrible spasmodic pain. But these pains are intermittent in nature, and patient would feel pain in bladder, stomach, groins, even chest and limbs. The next remedy is कैमोमिला. कैमोमिला जो है वो भी हमारी पेन्स की बहुत बड़ी रेमेडी है. बट इन माय प्रीवियस टॉक्स I have discussed the great concomitant of pain of chamomilla. You know very well. And that concomitant was perspiration with pains. Perspiration with pains. जितना ज्यादा पेशेंट को दर्द होगा उतना ज्यादा ही पसीना आता है. Flow of dark and clotted blood with tearing in thighs. Thighs में बहुत tearing pain होगा पेशेंट को. Great irritability. Great irritability with sweat about head. It's a marvelous symptoms. Marvelous keynote of this remedy. And my dear friends, the next remedy is
कॉलोस्निप। और आप इस रेमेडी की जो वायलेंट सिम्टम्स हैं रिगार्डिंग पेन उससे अच्छे से वाकिफ हैं। बहुत शदीद पेन होगा which compels the patient to double up. Violent paroxysmal pain, battle from heart pressure and heat. और इस शदीद डायस्मेनोरिक कंडीशन के अंदर द थिंग, द सिम्टम जो इसका कंकॉमिटेंट है वो है ग्रेट नाउजिया एंड वॉमिटिंग एंड कोल्ड फीट। ग्रेट नाउजिया एंड वॉमिटिंग एंड कोल्ड फीट। यहां पर आप भटक सकते हैं टुवर्ड्स एपिकॉक, बट ये देखिए कि पेट में बहुत वायलेंट पेन है, पेशेंट को बहुत हार्ड प्रेशर देना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है, तब जाकर पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ आ रहा है। तो आपको यहां पर कॉलोस्नफ प्रेस्क्राइब करना है रादर देन एपिकॉक। डू यू फॉलो मी? यस सर। तो अगर हमारी मीटिंग डिसकंटिन्यू हो जाए तो आप मुझे इसी लिंक के थ्रू एक दफा फिर ज्वाइन कीजिएगा। तो यहां तक आप क्लियर हुए? ये बहुत ही कॉमन रेमेडीज हैं, इनको जहन में रखिए और इनको जब आप प्रेस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएंगी और आपको फिर बार बार इनको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जब आप पेशेंट देख लेते हैं किसी रेमेडी का तो वो रेमेडी स्टैम्प हो जाती है आपके माइंड में। सो इनको बार बार पढ़िएगा और जो भी केसेस आप इन एक्यूट्स के ऊपर करेंगे आप मुझे ग्रुप में उनका फीडबैक दे सकते हैं, आप अपनी सक्सेसेस को मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप और हमने जो मिलकर जर्नी स्टार्ट किया था उसके समरात हमें आने शुरू हुए। सो द नेक्स्ट रेमेडी इज कोनियम। कोनियम में बहुत सारे सिम्टम्स आप देखेंगे डिफरेंट मेट्रिया मेडिकास में, लेकिन मैंने जो सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए ये बहुत ही क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स। पेनफुल मेंसेस विद फ्लैबी ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट जो हैं वो फ्लैबी हो जाती हैं ड्यूरिंग मेंसेस कोनियम की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है। एंड वर्टिगो एंड बियरिंग डाउन ड्यूरिंग फ्लो। तो बियरिंग डाउन पेन्स आपको डिफरेंट और रेमेडीज में मिल जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द फ्लो बियरिंग डाउन सेंसेशन आपको कोनियम के अंदर मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिम्टम को जहन में रखिए। मैं इसको रिपीट करता हूं आपके साथ कि जब फ्लो होगा तब ही पेशेंट बियरिंग डाउन पेन फील करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनकॉमन थिंग। क्या आप समझते हैं कि जब फ्लो एस्टेब्लिश हो जाए तब भी पेशेंट को दर्द होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बियरिंग डाउन की तो मेडिसिन आपके पास सीपिया भी है, लेकिन उसका ताल्लुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बियरिंग डाउन वो हर वक्त फील करेगी, लेकिन यहां पर आपका बियरिंग डाउन कब है? जब फ्लो होगा तभी फील करेगा बियरिंग डाउन पेन। और इसके साथ जो ब्रेस्ट हैं वो फ्लैबी होंगी। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि अक्यूट्स में तो कंकॉमिटेंट ज्यादा मिलते ही नहीं है, कंकॉमिटेंट मिलते ही नहीं है। भाई कंकॉमिटेंट आप क्या समझते हैं? कम कंकॉमिटेंट सिर्फ सेंट्रल होते हैं क्या?
कंकॉमिटेंट तो पेरिफेरल भी हो सकते हैं, कंकॉमिटेंट किसी और एरिया में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पेन, अ लॉट ऑफ पेन with icy coldness of breast, then your remedy would be medorinum. Retract हो जाते हैं, then your remedy would be sarsaparilla. हमेशा किसी भी केस के अंदर कंकॉमिटेंट्स मौजूद होते हैं. वो थर्स्ट के हवाले से आ जाएं, वो भूख के हवाले से आ जाएं, वो मेंटल कंकॉमिटेंट्स हों, वो फिजिकल कंकॉमिटेंट्स हों, कंकॉमिटेंट जरूर होते हैं. और मैं इसी कंकॉमिटेंट सिम्टम के हवाले से आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट जो रेपर्टरी है वो बोगर बोनिंगहशन की कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी है, BBCR, माय फेवरेट रेपर्टरी. ये वो रेपर्टरी है जो मुझे बहुत ज्यादा कंकॉमिटेंट देती है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, concomitant